आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और ये जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ये सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। और ये जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जैसे कि मोलैरिटी होती है, मोलैलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होता है, या फिर मास परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है, या अदर कोई भी कंसंट्रेशन होगी, उसके बेस पर ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इन कंसंट्रेशंस के बारे में। और अगर आपने मेरी ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 की सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो पहली वीडियो से रिलेटेड है। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने वहां पर कंसंट्रेशंस के टॉपिक समझाए हैं और इस वीडियो में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन है हमारा इसमें, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride यानी CCl4 हो गया। यहाँ पर इसने कहा कि हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। और जो मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो किसकी कैलकुलेट करनी है? बेंजीन की कैलकुलेट करनी है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की कैलकुलेट करनी है। वो भी क्या? मास परसेंटेज। कब? इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन, अगर 22 ग्राम बेंजीन को डिजोल्व किया गया है इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम में। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमारा बेंजीन है और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा CCl4 है। और इन दोनों ही कंपोनेंट को उसने मास दे दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो बेंजीन का मास है इसमें, तो बेंजीन के मास को हम लिख लेंगे मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो मास हो गया उसे हम W1 कहेंगे। और ये जो मास दे दिया यहाँ पर ये है 22 ग्राम। और यहाँ पर जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। और इसका जो मास गिवन है इसके मास को हम W2 से डिनोट कर देंगे और इसका मास दिया है 122 ग्राम। यहाँ पर बात करेंगे जो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, इन दोनों को ऐड करके आएगा हमारा 144 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, यानी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट के मास को ऐड कर देंगे। पहले कंपोनेंट का मास हमारा 22 ग्राम है और जो दूसरा कंपोनेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका मास है हमारा 122 ग्राम। इन दोनों के जब मास को हम ऐड करेंगे 122 ग्राम प्लस 22 ग्राम, तो ये आ जाएगा हमारा 144 ग्राम। यानी सॉल्यूशन जो टोटल हो गया हमारा 144 ग्राम है, जिसमें 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है। लेकिन अब हमें इन दोनों की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मतलब हमें ये बताना है कि आउट ऑफ 100 में से कितना मास बेंजीन का है और कितना मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। तो चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन की परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मास परसेंट, मास परसेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंट ये इक्वल होगा मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और इस सारे की मल्टीप्लाई होती है 100। यहाँ पर जो बेंजीन का मास गिवन है वो है 22 ग्राम, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 22 ग्राम और अपॉन में जो टोटल मास है सॉल्यूशन का ये है हमारा 144 ग्राम और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा हमारा 100 के। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब 22 की 100 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2200
और अपॉन में हो जाएगा हमारा 144। 144 से अब हम डिवाइड कर देंगे 2200 को। तो 2200 को डिवाइड करने पर, चलो पहले एक काम करते, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसे भी और इसे भी, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आगे 2 जीरो एज इट इज लिख दिया हमने, और 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, ये 72 आ जाएगा। और ये बन गया हमारा 1100 अपॉन में 72। अब 72 से इस 1100 को डिवाइड करेंगे, पहले 110 को, 72 1 जा 72, और ये 110 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 72 को, तो ये रह जाएगा हमारा 10 में से 2 गए 8 रह गए, और यहाँ पर रहेगा हमारा 9, 9 में से 7 गए तो हमारे रह गए 2। ये रह गया हमारा इसमें 10 में से 2 गए 7, अच्छा, और फिर 10 है, 10 में से सॉरी 10 में से भाई, ये बन गया हमारा 110। 110 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 72 को, तो 10 में से हमारे 2 गए तो ये रह गए 8, और यहाँ पर रहेगी 0, एक डिजिट इधर से लेगी, फिर 10, 10 में 7 गए तो यहाँ पर रह गया 3, तो 38 रह गया। 38 के आगे फिर से हम 0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 380। 380 को फिर से 72 से डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करने पर ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 5 टाइम डिवाइड होकर के आएगा हमारा इसमें 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, 360 आ जाएगा। 5 टाइम डिवाइड करके कितना आएगा, 360। फिर से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर अब हमारा ये रह जाएगा 20। 380 में से 360 को माइनस करेंगे, अब ये 20 डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 20 के आगे एक जीरो लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 200। 272 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 2 लिख देंगे, और 2 टाइम डिवाइड करके हमारा आएगा 72 जा, हाँ 72 टू जा हो गया 144, ये हमारा डिवाइड करके आएगा। और आगे जो हमारा बचेगा इसमें ये 56 रह जाएगा, और ये जो 56 है इसके आगे जीरो लगा के 560 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 15.27% के आसपास हमारी इसकी परसेंटेज आ जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। मतलब हम ये कहेंगे कि जो बेंजीन की मास परसेंटेज होगी सॉल्यूशन के अंदर 15.27% है। जो इसमें दूसरा कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज कितनी होगी, अब वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल 2 ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट की परसेंटेज हमारी आ गई 15.27%, तो दूसरे कंपोनेंट की परसेंटेज हम निकाल देंगे 100 में से पहले कंपोनेंट की परसेंटेज को माइनस करके, पहले कंपोनेंट की परसेंटेज यानी 15.27 को माइनस करके। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, अब 100 में से 15.27 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करने का तरीका होगा 100.00 माइनस में ये हो जाएगा 15.27, करते हैं माइनस, 10 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 9, 9 माइनस 2 तो ये रह जाएगा हमारा 7, पॉइंट लगा देंगे, 9 माइनस 5 ये रह जाएगा हमारा 4, और 9 माइनस 1 ये रह जाएगा हमारा 8, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये 84.73%। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का, इसमें इस सॉल्यूशन में 15.27% तो हो गया बेंजीन का मास, और जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास हो गया वो 84.73% हो गया। चलिए अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन्ड किया गया बाय मिक्सिंग, मिला करके 300 ग्राम ऑफ 30% सॉल्यूशन, 30% सॉल्यूशन के 300 ग्राम को किसके साथ में, एंड 400 ग्राम और ऑफ 40% सॉल्यूशन, 40% सॉल्यूशन के 400 ग्राम को, और वो भी कैसे है, बाय मास, मास के अकॉर्डिंग है। अब उसने आगे कहा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें पहले थोड़ा डीपली समझना होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे पढ़ने में हमें डिफिकल्ट लग रहा, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब उसने जैसे कि कहा ना यहाँ पर 30% सॉल्यूशन है, और ये 30% जो सॉल्यूशन है बाय मास, ये मास के अकॉर्डिंग है। इसका मीनिंग ये हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में
30 ग्राम सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है, जबकि इसके कितने ग्राम को लिया है हमने? 300 ग्राम को लिया है। तो अगर हम इसका 300 ग्राम लेंगे तो 300 ग्राम में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो वो हो जाएगा हमारा इसमें, हाँ ये हो जाएगा हमारा इसमें 33 जा 90 ग्राम हो जाएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम इसमें पढ़ते हैं। 300 ग्राम ऑफ 30% सॉल्यूशन, 30% सॉल्यूशन है, 30% सॉल्यूशन बाय मास। मास के अकॉर्डिंग 30% सॉल्यूशन है। ये किस बात को रेफर करता है? ये इस बात को रेफर करता है कि जो सोल्यूट का मास होगा वो 30 ग्राम होगा, और जो सॉल्यूशन का मास होगा, और ये जो सॉल्यूशन का मास होगा वो होगा 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन का कितना ग्राम लेते हैं? 300 ग्राम लेते हैं, तो 300 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा? क्योंकि उसने 30% सॉल्यूशन का 300 ग्राम लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो 300 ग्राम, अब 100 ग्राम में तो 30 ग्राम है, तो 300 ग्राम में कितना हो जाएगा? 3 3 जा 90 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ solute in 300 ग्राम सॉल्यूशन। 300 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास निकालेंगे, तो सोल्यूट का जो मास आ जाएगा वो 3 टाइम्स आ जाएगा किसका? 30 ग्राम का। 33 जा हो जाएगा 90 ग्राम। तो इसका तो हम ये कहेंगे कि 300 ग्राम सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट का 90 ग्राम लिया है। जो दूसरा जो सॉल्यूशन है हमारा, दूसरा सॉल्यूशन है वो 400 ग्राम लिया हमने। किसका लिया? वो भी 40% सॉल्यूशन का। 40% सॉल्यूशन का कितना लिया है? 400 ग्राम लिया है। यहाँ पर 40% सॉल्यूशन, इसका मीनिंग्स क्या होगा? सबसे पहले हम यो भी लिखते हैं, 40% सॉल्यूशन बाय मास, बाय मास। मास के अकॉर्डिंग ये जो 40% सॉल्यूशन होगा ये इस बात को रेफर करता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें सॉल्यूट जो है वो 40 ग्राम है, जबकि जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। यानी हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। लेकिन हमने इस सॉल्यूशन का कितना ग्राम लेना है? हमें जो लेना है ना इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 ग्राम लेना है। तो 400 ग्राम, अगर हम इसका 400 ग्राम लेंगे तो उसमें सॉल्यूट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका 4 गुना हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम। 400 ग्राम में हम सोल्यूट का मास निकाल देंगे। तो 100 ग्राम में जो सोल्यूट का मास है वो है 40 ग्राम। तो 400 ग्राम में ये इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, तो ये मास आ जाएगा हमारा 160 ग्राम। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि 300 ग्राम सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का मास है वो 90 ग्राम है, और जो 400 ग्राम सॉल्यूशन हो गया उसमें सोल्यूट का मास 160 ग्राम है, यानी 160 ग्राम है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का टोटल मास, टोटल मास ऑफ सोल्यूट। जो पहला कंपोनेंट हो गया उसका जो मास है इसमें पहले सोल्यूट का वो 90 ग्राम है, जिसका हमने 300 ग्राम लिया है, और जिस सॉल्यूशन का हमने 400 ग्राम लिया है उसमें जो सोल्यूट का मास है वो हमारा 160 ग्राम है। इन दोनों को ऐड करके जो हमारा टोटल मास आ जाएगा
16 और 9 25, जीरो एज इट इज लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 250 ग्राम। और जबकि जो टोटल मास हो जाएगा सॉल्यूशन का, यहां पर लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल मास होगा हमारा वो 300 ग्राम तो हमने एक सॉल्यूशन का लिया है और 400 ग्राम हमने दूसरे सॉल्यूशन का लिया है, तो दोनों को मिला करके जो टोटल सॉल्यूशन का मास होगा वो 700 ग्राम हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम ये कहेंगे कि 700 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 250 ग्राम यानी 250 ग्राम सोल्यूट सोल्यूट प्रेजेंट है। तो अब इस सोल्यूट की परसेंटेज कितनी होगी वो हमें परसेंटेज निकालनी है, और वही हमारी क्या हो जाएगी, मास परसेंटेज हो जाएगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। तो हम ये कहेंगे मास परसेंटेज, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मास परसेंट, मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास हो गया 250 ग्राम, और अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 700 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 100। यहाँ दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 7 से हम 250 को डिवाइड कर देंगे, तो 250 को डिवाइड करने पर देखिए कितना आएगा, 7 3 21, 3 टाइम डिवाइड हो गया, आगे रह गया 4, 4 के आगे लिख देंगे हम 0, तो 4 के आगे 0 लिखने पर ये बन जाएगा 40, और 7 5 हो जाएगा हमारा 35, तो 40 में से जब 35 माइनस करेंगे तो हमारा रह जाएगा 5, तो पॉइंट लगा करके 5 के आगे लिख देंगे हम 0, तो ये आ जाएगा 50, 7 7 हो जाएगा हमारा 49, और जब 49 हम माइनस करेंगे 50 में से तो ये रह जाएगा हमारा 1, और 1 के आगे हम लिख देंगे 0, और 7 से 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी 35.7% तो हो जाएगा हमारा इसमें सोल्यूट। और बाकी जो सॉल्वेंट होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर वो 100 में से हम माइनस कर देंगे 35.7% को, वो सॉल्वेंट का सॉल्वेंट की मास परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ये पहला क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन ये मास परसेंटेज से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मास परसेंटेज के दोनों ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जो होता है पूछता रहता है सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब की बार उसने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करा लिया हमसे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कीजिए किसके, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H6O2 के, इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, जिसमें मास के अकॉर्डिंग 20% C2H6O2 है, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल है। अच्छा, यहाँ पर जो C2H6O2 जो है ना वो 20% है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग है, मास के अकॉर्डिंग है, यानी ये मास परसेंटेज दे दिया है यहाँ पर C2H6O2 की। इसका मीनिंग से हो गया कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम जो हो गया वो C2H6O2 है, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल यहां लिखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H6O2। इसको हम कंपोनेंट फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, और इसका जो मास लेंगे हम, इसका मास लेंगे 20 ग्राम, क्योंकि 20% है सॉल्यूशन के अंदर, वो भी मास के अकॉर्डिंग है। अब इस C2H6O2 का हम मोलर मास निकाल लेंगे यहाँ पर, मोलर मास, इसके मोलर मास को हम M1 से डिनोट कर देंगे। कार्बन के यहाँ पर दो एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 गिवन है, ये एटॉमिक मास हमें गिवन होता है या फिर पूरा मोलर मास गिवन होता है, प्लस में 6 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16, जैसे कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
12 टू 24 हो जाएगा और 6 1 6 हो जाएगा, 24 और 6 ये हो गया 30 और 16 टू 32, 30 और 32 हो जाएगा हमारा 62, 62 ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा आ गया मोलर मास, वो भी किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकाल लेंगे यहाँ पर, मोल्स, इसके मोल्स को हम N1 से डिनोट कर देंगे और मोल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास W1 अपॉन मोलर मास M1 हो गया। तो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास गिवन है सॉल्यूशन के अंदर वो 20 ग्राम है और इसका जो मोलर मास आया वो हमारा 62 ग्राम है। अब इस 62 ग्राम से हम इस 20 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट करके इसे बना देंगे हम 200। 62 से अब इस 200 को डिवाइड करेंगे, 63 जा 180 और 2 3 जा 6, यानी 186 आएगा जब हम इसको 3 टाइम डिवाइड करेंगे। तो 200 में से माइनस करेंगे 186 को, तो ये रह जाएगा हमारा 14, 14 के आगे लिख देंगे हम 0, तो ये बन जाएगा हमारा 140। अब ये 62 से 140 टू टाइम डिवाइड हो जाएगा और टू टाइम डिवाइड होने पर आएगा 62 टू जा, जब हम 2 की मल्टीप्लाई करें ना 62 में, तो ये आएगा हमारा 124। फिर से हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर फिर से हमें ये मिलेगा 10 में से 4 गए 6 और 3 में से 2 गया, रह जाएगा 1, ये मिल जाएगा हमें 116, 16 के आगे 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160। 160 को फिर से डिवाइड करेंगे 62 से, 62 से फिर से ये लगभग 2 बार डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 बार तो डिवाइड नहीं होगा, 3 बार डिवाइड होकर के तो हमारा आ जाएगा इसमें क्या 186, तो इसलिए फिर से हम 2 बार इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये तो आगे हमारे मोल्स आ गए, किसके आ गए हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के। अब इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जो सॉल्यूशन बनता है वो वाटर के अंदर बनता है, ज्यादातर एंटीफ्रीज सॉल्यूशन होता है ये। अच्छा, तो इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट लेंगे हम वाटर। सेकंड कंपोनेंट क्या लेंगे इसमें, वाटर। वाटर का जो फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पर जैसे कि इसने कहा था कि 20% जो हो गया मास के अकॉर्डिंग C2H6O2 है, इसका मीनिंग ये था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम तो क्या हो गया, C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, और जो बाकी बचा, बाकी 80 ग्राम बचेगा, जो 80 ग्राम मास होगा वो वाटर का होगा। तो यहाँ पर जो वाटर का मास लेंगे, इसके मास को हम W2 से डिनोट कर देंगे और ये लेंगे हम 80 ग्राम, और जो वाटर का मोलर मास होता है जिसको हम M2 से डिनोट कर देंगे यहाँ पर, इसका मोलर मास निकाल लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 1 2 और 16 इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा 18, तो 18 ग्राम पर मोल, ये आ गया हमारा इसमें वाटर के मोल्स, वाटर के सॉरी वाटर का मोलर मास। अब वाटर का मोलर मास निकालने के बाद हमें वाटर के मोल्स निकालने होंगे, यानी सेकंड जो कंपोनेंट हो गया, तो इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी N2 इक्वल हो गया गिवन मास W2 अपॉन मोलर मास M2 हो गया। W2 की वैल्यू गिवन है 80 ग्राम है, तो यहाँ पर 80 ग्राम लिख देंगे अपॉन में M2, M2 यानी मोलर मास ऑफ वाटर, और जो वाटर का मोलर मास है यहाँ पर वो 18 है, 18 है। 18 से हम 80 को डिवाइड करेंगे, 18 चौका 72, 18 4 जा 72, 80 में से 72 माइनस करेंगे 8 रह जाएंगे, पॉइंट लगा के 8 के आगे लिख देंगे 0, फिर से 80 बन जाएगा और फिर से 4 टाइम डिवाइड होगा, 18 4 जा 72, फिर से 8 रह जाएगा, 18 4 जा 72। जैसे कि पहले इससे जो पहला क्वेश्चन ना उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट हमें रखनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.444। ये मोल्स आ गए किसके, वाटर के मोल्स आ गए, यानी सेकंड कंपोनेंट के मोल्स आ गए। अब हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल fraction of ethylene glycol।
इसके मोल फ्रैक्शन को हम, जैसे कि मैंने कहा कि इथाइलिन ग्लाइकोल को कंपोनेंट 1 कंसीडर किया, तो इसके मोल फ्रैक्शन को x1 से डिनोट कर देंगे, और ये x1 इक्वल होगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और अपॉन में टोटल मोल्स मतलब N1 प्लस N2 हो गया। तो यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स हैं वे हमारे आ गए यहाँ 0.322, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 0.322 और अपॉन में टोटल मोल्स, यहाँ पर जो टोटल मोल्स आएंगे N1 प्लस N2 होंगे, N1 की जिसमें वैल्यू है हमारी 0.322 प्लस N2 की वैल्यू है हमारी 4.444, ये हमारी N2 की वैल्यू है, यहाँ से हमने ये वैल्यू लिख दी है। तो आगे हम इसे सोल्व करते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 0.322 और अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 6 हो गया, फिर से 4 और 2 6 हो गया, और 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7, पॉइंट लग जाएगा, आगे 4 एज इट इज लिख देंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ 3 डिजिट यहाँ, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो आगे अब 322 को हमें डिवाइड करना 4766 से, तो अब हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट लगा करके यहाँ पर हम इसके आगे 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3220, लेकिन ये अभी भी नीचे वाले नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक 0 और लगा करके इसके आगे हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 0 लगने के बाद इसमें 32,200 हो जाएगा। अब इसे 4,766 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर इसका बताना कि आंसर क्या आएगा, लगभग 6-7 के आसपास, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं ये इसका आंसर आ जाएगा। आप भी कमेंट करके जो हो गया एक बार अपना एग्जैक्ट आंसर निकाल कर बताना कि एग्जैक्ट आंसर क्या आता है, हो सकता है इसका जो आंसर आए 0.068 आए या फिर 69 के आसपास आए, मैंने ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी अंदाजे से रख दी है। नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो इसमें क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसी के बेस पे क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, पढ़ते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट करना है, मोलेलिटी, एक तो मोलेलिटी निकालनी है, दूसरा जो कैलकुलेट करना है मोलेरिटी, और जो तीसरा कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वो भी किसका, ऑफ के आई होता है पोटेशियम आयोडाइड, के पोटेशियम आई आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड का यानी के आई का मोल फ्रैक्शन भी, मोलेरिटी भी एंड मोलेलिटी भी, ये तीनों ही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में उसने तीनों कंसेंट्रेशन पूछ लिया, मोलेरिटी भी और मोल फ्रैक्शन भी। इफ द डेंसिटी ऑफ, अगर डेंसिटी किसकी 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वाज के आई, अगर के आई के एक्वाज सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.202 ग्राम पर एमएल है, तब हमें क्या कैलकुलेट करना, मोलेरिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। जबकि यहाँ पर ये जो एक्वस सॉल्यूशन हो गया ना इसका, ये के आई का, ये 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सॉल्यूशन है। यहाँ पर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि यहाँ पर जो पोटेशियम आयोडाइड की मास परसेंटेज कंसेंट्रेशन है वो 20% है। ये इस बात को रेफर करता है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम के आई है, यानी यहाँ पर जो के आई का मास होगा, तो मास ऑफ के आई, मास ऑफ के आई का मास, पोटेशियम आयोडाइड का मास इसे स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे, और ये होगा हमारा 20 ग्राम। बाकी ये जो सॉल्यूशन है ना एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनता है उन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट हमारा वाटर है, तो इसमें जो वाटर का मास होगा, जब 20% तो मास किसका हो गया, के आएगा, बाकी जो मास बचेगा 80%, यानी आउट ऑफ 100 ग्राम में से 80 ग्राम जो बचेगा वो वाटर का मास बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, और इसके मास को हम कैपिटल W से डिनोट कर देंगे, और ये इक्वल हो गया हमारा 80 ग्राम के। अच्छा, अब हमें एक तो मोलेलिटी निकालनी है, मोलेलिटी निकालने के लिए हमें मोलर मास जरूर चाहिएगा के आई का, तो पहले हम मोलर मास निकालते हैं के आई का,
मोलर मास ऑफ के आई। के आई का जो मोलर मास होगा इसे हम एम से डिनोट कर देंगे, कैपिटल एम से, या एम डैश से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। के आई पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास होगा पोटेशियम का एटॉमिक मास प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास। पोटेशियम का एटॉमिक मास गिवन है यहाँ पर, वो कितना है 39, फिर प्लस में आयोडीन आई का भी एटॉमिक मास गिवन है, यह है हमारा 127। 39 और 127 इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 7 और 9 16 का 6 का कैरी हो जाएगा 1, 2 और 3 5 और फिर एक 6 और आगे रह गया हमारा 1, तो 166 ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स, ये मोलर मास आ गया हमारा पोटेशियम आयोडाइड का। अब हम निकालते हैं इसकी मोलेलिटी। तो मोलेलिटी निकालने के लिए हमें लगाना होगा इसका फॉर्मूला, और फॉर्मूला आप जानते हैं इसका। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल में मास ऑफ सोल्यूट यानी स्मॉल w, और अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी m डैश कह देंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास, और इस सारे की मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में, जबकि ये ग्राम में गिवन होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, स्मॉल w की जो वैल्यू आ जाएगी यानी जो सोल्यूट का मास हो गया, सोल्यूट का मास हो गया 20 ग्राम, और अपॉन में जो मोलर मास हो गया सोल्यूट का वो है हमारा 166 ग्राम, और जो सोलवेंट का मास हो गया, सोलवेंट यानी वाटर, वाटर का मास हो गया इसमें 80 ग्राम, और इस सारे की मल्टीप्लाई है हमारी 1000 में। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 20 से 80 को डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम, 24 हो जाएगा 80, और 4 से 1000 डिवाइड हो जाएगा 4 टू जा 8, आगे रह जाएगा हमारे 2 2 के आगे लिख देंगे 0, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 0 जो कि तो 250 आ जाएगा। तो ये हमारा जो ये जो वैल्यू बन गई हमारी, ये आ गई इसमें 250 अपॉन 166। 166 से 250 को डिवाइड कर देंगे। पहले तो ये एक ही बार डिवाइड होगा, 161 जा 166 वन जा 166, वन टाइम डिवाइड हो गया। अब 250 में से माइनस करेंगे 166 को, 10 में से जब हम 6 माइनस करते हैं तो यह आएगा 4, और यहाँ रह गया हमारा 4, इधर से डिरेक्टली 14, 14 में 6 माइनस करा हमने 84, तो ये वैल्यू रह गई हमारी 84। 84 के आगे लगा देंगे हम 0, और अगर हम इसे 5 बार डिवाइड करना चाहेंगे, जीरो जो लगाएंगे ना पॉइंट लगाकर लिखेंगे, जो जीरो लिखेंगे यहाँ पर इसमें। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 बार, 16 5 तो हो जाएगा हमारा 80, यानी 800 हो गया, और 6 5 30, 830 आ जाएगा, 5 बार डिवाइड हो जाएगा 830। कितनी बार डिवाइड करके? 5 बार डिवाइड करके। फिर से माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 10। अब 10 के आगे हम क्या करते हैं, एक जीरो लगाते हैं, लेकिन 10 के आगे एक जीरो लिखने के बाद भी 166 से हमारा डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ एक जीरो लगा करके फिर से इसके आगे एक जीरो लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1000। 1000 को फिर से 166 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी इसमें लगभग 6 बार के आसपास ये फिर से आगे डिवाइड हो जाएगा। वैसे हम इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, इसकी यूनिट जरूर लिखनी है। इसकी यूनिट होती है मोलेलिटी की मोल पर केजी। इसका मीन्स ये हो गया कि के आई के 1.50 मोल को 1 किलोग्राम सोलवेंट में यानी 1 किलोग्राम वाटर के अंदर हमने डिसॉल्व किया है। अच्छा, इसकी यूनिट लिख दो, या फिर इसके आगे लिख देंगे आंसर के साथ साथ हम स्मॉल एम। स्मॉल एम, स्मॉल एम ही रिप्रेजेंट करेगा मोलेलिटी को। सेकंड केस में इसने देखिए क्या पूछा है। सेकंड केस में वो निकलवा रहा है यहाँ पर मोलेरिटी। मोलेरिटी के लिए आपको एक बात याद रखनी है, जो मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलेरिटी के इस फॉर्मूले में ये जो सॉल्वेंट का मास होता है, इस सॉल्वेंट के मास की जगह सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है।
तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास है कि नहीं है। जब हम ये क्वेश्चंस पढ़ रीड करते हैं तो क्वेश्चन को रीड करने से हमें पता लगता है इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो दे रखी है ना उसने डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है उसने यहाँ पर 1.202। तो ये जो गिवन डेंसिटी है सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे डेंसिटी। डेंसिटी हो गई हमारी 1.202। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास, अच्छा ये डेंसिटी जो है ना सॉल्यूशन की है, तो यहाँ पर जो मास लेंगे वो किसका लेंगे, सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा 1.202 के। जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो 100 ग्राम है, क्योंकि 20% एक्वस क्या दिया था ना, तो जो सॉल्यूशन इसका मीन्स ये था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम के आई है। तो जो सॉल्यूशन का मास है वो हमारे पास है 100 ग्राम, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको हम वी से डिनोट कर देंगे, और ये इक्वल हो जाएगा 1.202 के। ये v तो हमें चाहिए, ये v कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम, और ये 1.202 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो वॉल्यूम v इक्वल हो जाएगा हमारा 100, 100 के अपॉन में आ गया हमारा ये 1.202, इतने ml आ गया हमारा वॉल्यूम, वो भी किसका है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के बाद हमारे लिए मोलरिटी को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो अब मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसकी मोलरिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वो भी ml में, और इस सारे की मल्टीप्लाई करते हैं हम किसमें, 1000 में, जब ये ml में गिवन होगा। तो आगे हम इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। जो सोल्यूट का मास है, सोल्यूट का मास तो वही 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम लिख देंगे यहाँ पर, और जो मोलर मास हो गया सोल्यूट का वो है हमारा 166 ग्राम, ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना यहाँ पर ये 100 अपॉन 1.202 है। अच्छा यहाँ पर इसे लिख देंगे यहाँ 100 अपॉन 1.202, इस सारे की मल्टीप्लाई जो है ना ऊपर वो 1000 में है। अब हम कर दें थोड़ा सा आगे सोल्व करने पर ये 2 जीरो तो हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट, ये 2 जीरो हमने काट दिया है। ये जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आगे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे रह गया हमारा 10, तो 10 लिख देंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर आ गया 1.202, और इस सारे के अपॉन में आ जाएगा 166, 166। 20 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200, 200 की अब 1.202 में मल्टीप्लाई करनी है। ये काम करते हैं, 2 से पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 10 जो 20, 10 टाइम डिवाइड होगा, 2 से इसे भी डिवाइड कर देते हैं, 2 8 जो 16 और 2 1 जो 2, 81 ये आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 100, 100 की जब 1.202 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 120.2, और अपॉन में रह जाएगा हमारा 81। अब 81 से 120.2 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर 81 वन जा 81, वन टाइम डिवाइड हो गया। अब 120.2 में से माइनस करेंगे किसको, 81 को, तो 81 को माइनस करने पर हम माइनस कर रहे हैं 120.2 में से माइनस कर रहे हैं 81 को, 0.2 तो एज इट इज लिख देंगे, 10 में से 1 माइनस होगा 9 रह जाएगा, और यहाँ रह गया 11, 11 में से 8 माइनस होगा तो ये हमारा 3 रह जाएगा, ये आ गया हमारा 39.2। अब 39.2 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 81 से, तो पहले हमें डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड खिसकाना होगा पॉइंट लगा करके, तो ये हो जाएगा हमारा 392, 392 को 81 से डिवाइड करेंगे,
मतलब पहले 80 का टेबल पढ़ देते हैं। 85 द 40 तो 5 टाइम तो डिवाइड नहीं होगा, तो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 84 जो हो जाएगा हमारा इसमें 320, ठीक है, और 1 4 जो 4, आगे 4 और ऐड कर देंगे, 324 आएगा। 324 आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम। माइनस करेंगे 392 में से 324 को, 12 में से 4 माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा 8, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा कितना, 8 रहेगा। 8 में से 2 माइनस होने के बाद रह जाएगा हमारा 6, ये रह जाएगा हमारा 68। 68 के आगे फिर से हम 0 लिख देंगे, 680 हो जाएगा। फिर से 80 से डिवाइड करेंगे तो 80 से 81 से 88 जो होता है हमारा 64 होता है, यानी 648 आ जाएगा 81 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे। 648 8 टाइम डिवाइड करके जो आएगा हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो मोलरिटी आ जाएगी, मोलरिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.48 के आसपास की मोलरिटी की वैल्यू हो जाएगी। भाई अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो तो एक बार आप अपने आप भी कर कर देख लेना इन क्वेश्चंस को, और जो भी तुम्हारा आंसर आता है तो एक बार मुझे बता देना कमेंट करके। जो मोलरिटी होगी ना, इसके आंसर के आगे लिख देंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम इस बात को बताएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1.48 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, यानी पोटेशियम आयोडाइड के। अच्छा, अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया हमारा वो मोल फ्रैक्शन रह गया। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, इसमें जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस कंपोनेंट के मोल्स को डिवाइड करते हैं टोटल मोल से। यानी यहाँ पर आपको निकालने पड़ेंगे पोटेशियम आयोडाइड, यानी के आई के मोल्स भी निकालना होगा और वाटर के मोल्स भी निकालने होंगे। वे दोनों निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन आपको अपने आप कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट में लिखकर बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। मोलरिटी कैलकुलेट कीजिए किसकी, ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की, कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH है, इन 450 ml सॉल्यूशन, 450 ml सॉल्यूशन में। मतलब यहाँ पर जो NaOH हो गया यानी जो सोल्यूट हो गया, सोल्यूट का मास तो है हमारा 5 ग्राम, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो है हमारा 450 ml, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन से हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं। गिवन है इसमें मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में जो मास गिवन है वो NaOH का है। NaOH के मास को हम स्मॉल w से डिनोट कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 5 ग्राम है। अब इसका मोलर मास निकाल लेंगे NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मोलर मास, मोलर मास को हम m डैश से डिनोट कर देंगे। मोलर मास, Na का एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 16 और 1 17 और 23 दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, ये ग्राम मोल इनवर्स। ये मोलर मास आ गया NaOH का। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो टोटल 450 ml रखना है हमें। अब हमें निकालनी है मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें अप्लाई करना होगा मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी कैपिटल M इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इस सारे की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000। वैल्यू अप्लाई कर देंगे। जो सोल्यूट का मास है, सोल्यूट का मास है 5 ग्राम, स्मॉल w अपॉन जो मोलर मास है वो है हमारा 40 ग्राम, तो यहाँ पर रख देंगे हम 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम
ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है जो ml में गिवन है ये 450 है, 450 हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और इस सारे की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 1000 में। अब यहाँ पर 2 जीरो है, ये 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 5 से हम डिवाइड कर देंगे 45 को, 45 डिवाइड हो जाएगा हमारा 9 टाइम, 2 से हमारा 10 भी डिवाइड हो रहा है और 4 भी डिवाइड हो रहा है। 2 5 10, 5 टाइम तो ये डिवाइड हो गया और 2 2 4, 2 टाइम ये डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारा 2 9 18, अपॉन में तो आ गया हमारा 18 और जो ऊपर रह जाएगा हमारा न्यूमिरेटर में ये रह गया हमारा 5। अब 5 को 18 से डिवाइड करना है जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब 18 से 5 तो डिविजिबल नहीं होगा तो 0 पॉइंट लगा करके हम इसको बना देंगे 50। अब 18 टू जा हो गया 36 और 18 3 जा 54 ज्यादा हो जाएगा तो 18 टू जा 36 केवल 2 बार ही डिवाइड होगा। अब 36 माइनस करेंगे 50 में से तो ये आ जाएगा हमारा 14, 14 के आगे 0 लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 140। अब 18 7 जो होता है ना इसमें वो होता है 126 तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 126। फिर से माइनस करेंगे तो फिर से आ जाएगा हमारा 14, 14 के आगे फिर से 0 लिखेंगे तो 140। फिर 18 7 जो हमारा आ जाएगा 126। तो इस तरह से आगे 7 7 7 चलता रहेगा। तो बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बहुत है, इससे आगे हमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है इसमें। और इसके आगे लिख देंगे हम कैपिटल एम, कैपिटल एम मोलरिटी को डिनोट करेगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोलैलिटी का। जैसे कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन लिखा हुआ कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है? 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड के 2.5 ग्राम की, और वो भी किसमें? इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। मतलब ये हो गया कि एथेनोइक एसिड के 2.5 ग्राम को 75 ग्राम बेंजीन के अंदर अगर डिसॉल्व किया गया है तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड की मोलैलिटी कितनी हो जाएगी ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं। इसे बताने से पहले भाई मैं थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लेते हैं, खुश्की आ गई भाई। तब तक आप सोल्व करके देखो इस क्वेश्चन को, आपका आंसर क्या आता है। हम्म, पानी पी लिया भाई, हम करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि अभी मैंने बताया इसमें हमें निकालनी है मोलैलिटी, वो भी 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड की 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। यानी यहाँ पर जो एथेनोइक एसिड हो गया ये कम अमाउंट में है और ये हमारा सोल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोल्यूट का मास हो गया, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट में जो यहाँ पर है वो एथेनोइक एसिड है यानी CH3COOH है। इसके मास को हम स्मॉल w से डिनोट करेंगे और ये गिवन है हमारा 2.5 ग्राम। इसको 75 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, ये हमारा सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट के मास को हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे और कैपिटल W की वैल्यू आ गई हमारी 75 ग्राम। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास जरूर चाहिए सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहाँ पर है CH3COOH, तो पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ CH3COOH, इसके मोलर मास को कैपिटल M से या M डैश से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12, लेकिन कार्बन के दो एटम है, एक ए और एक ए, तो इसमें दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और हाइड्रोजन के एटम है इसमें 4, फिर प्लस में ऑक्सीजन के एटम है हमारे 2 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 4 एकम 4, 24 और 4 28 और 16 दूनी 32, 28 और 32 ऐड करके आ जाएगा हमारा 60 ग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा मोलर मास आ जाएगा। अब हम निकालते हैं मोलेलिटी, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखते हैं मोलेलिटी, मोलेलिटी स्मॉल m इक्वल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सोलवेंट, और इस सारे की मल्टीप्लाई करते हैं 1000 में। 1000 में तब मल्टीप्लाई करता है जब ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन है और उसने ग्राम में ही दे रखा है। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं इन सब की। जो सोल्यूट का मास हो गया स्मॉल w वो है हमारा 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई 1000, इस सारे का अपॉन में मोलर मास 60 मल्टीप्लाई में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास हो गया 75 ग्राम। एक जीरो से हमारी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। आगे हम करेंगे इसमें, यहाँ से एक जीरो हटा, एक जीरो और कैंसिल करेंगे तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, यानी 25 बन जाएगा। अब इस 25 से इस 75 को 3 टाइम डिवाइड कर देंगे, 25 3 जा 75 हो जाएगा। तो ऊपर रह गया हमारा 10 और नीचे रह गया हमारा 6 3 जा 18। 18 से अब इस 10 को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, 0 पॉइंट लगा के इसे बना दिया 100। 18 5 जो हो जाएगा 90, 100 में से 90 माइनस करेंगे फिर से 10, 10 के आगे फिर से 0, 100 हो गया। 18 5 जा 90, फिर 18 5 जा 90, इसी तरह से आगे तक चलता रहेगा। इसके आगे लिख देगा हम स्मॉल m। स्मॉल m होती है हमारी मोलेलिटी, यानी हम ये कहेंगे कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर 0.555 मोल्स डिसॉल्व किए गए हैं एथेनोइक एसिड के, यही हमारी मोलेलिटी होती है। ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। जो नीचे जो दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं ना, इनकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है। जिसमें पहला सॉल्यूशन तो है हमारा इसमें 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस इनटू 6H2O, यानी कोबाल्ट नाइट्रेट का, कोबाल्ट नाइट्रेट का 30 ग्राम 4.3 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। तो अब इस कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ये मोलैरिटी का इसमें डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगा करके हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। लेकिन इसके लिए पहले आपको CONO3 का होल ट्वाइस इनटू 6H2O यानी कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास निकालना होगा। बाकी मास भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आपको ये खुद करना है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। और खुद करके इसका आंसर आप मुझे बताओगे, कमेंट करके आपको बताना है इसमें। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका जो हो गया थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 30 ml ऑफ 0.5 MH2SO4 सॉल्यूशन, मतलब 0.5 मोलरिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन है और इसका 30 ml है डाइल्यूटेड। इसको डाइल्यूट करा, यहाँ पर डाइल्यूट करने का मीन्स हो गया कि हमने इस सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाया और पानी मिला करके इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया। और कहां तक बढ़ा दिया हमने इसका वॉल्यूम डाइल्यूट करके 500 ml तक। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, नोट में लिख देता हूं भाई मैं यहां पर। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ
मोलैरिटी m1 with volume v1 is diluted to to volume v2, then its molarity becomes m2. Then its molarity becomes m2, तब इसकी मोलरिटी m2 हो जाएगी and calculated by the following equation. By the equation m1 v1 equal m2 v2. इक्वेशन होती है हमारी मोलरिटी इक्वेशन। तो जो सेकंड क्वेश्चन हो गया ना हमारा बी पार्ट, वो इसी रिलेशन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, व्हेन ए सॉल्यूशन, जब एक सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी m1 का विद वॉल्यूम v1, जिसका वॉल्यूम v1 होता है, इज डायल्यूटेड, इसको डायल्यूट किया जाता है टू वॉल्यूम v2 तक, मतलब इसमें पानी मिला करके इसका वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, तब इट्स मोलरिटी बिकम्स m2, तब इसकी मोलरिटी चेंज होकर m2 हो जाएगी। ठीक है, एंड इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन है हमारी m1 v1 इक्वल m2 v2 के, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 ml दे दिया 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन, इसको डाइल्यूट कराया कहां तक, 500 ml सॉल्यूशन तक, तब हमें बताना है कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, जैसे कि उसने ऊपर क्वेश्चंस में पूछा है। तो लिखते हैं यहां पर, इसका सॉल्यूशन करते हैं बी पार्ट का। यहां पर 30 ml दे दिया, 30 ml यानी वॉल्यूम गिवन है, इस वॉल्यूम को v1 कंसीडर कर लेंगे, और ये दे दिया 30 ml। किस मोलरिटी का वॉल्यूम है, 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन का, यानी जिसकी मोलरिटी कितनी है, 0.5 m है, उस मोलरिटी वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 30 ml है। अब इसको डायल्यूट कर दिया 500 ml तक, यानी वॉल्यूम को बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 500 ml, मतलब m2 की वैल्यू होगी 500 ml। तो अब हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, यानी m2 कितनी हो जाएगी, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं, इसमें मोलरिटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। मोलरिटी इक्वेशन होती है हमारी m1 v1 इक्वल में होता है m2 v2, यहाँ से m2 हमें कैलकुलेट करना है, तो v2 इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी m1 v1 अपॉन में आ जाएगा v2 के। वैल्यू रखते हैं इन सब की, m1 की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई में v1 की वैल्यू है हमारी 30 ml, और इस सारे के अपॉन में हो गया v2 मतलब वॉल्यूम v2 की वैल्यू हो गई 500 ml। एक काम करते हैं, इसमें यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, यहाँ से जीरो हटाते हैं और डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड खिसका दें, तो 5 बन जाएगा, और 5 से 500 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जब 5 आगे 2 जीरो 2 की 2, तो 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर हमारा जो रह गया वो खाली 3, और अपॉन में रह गया हमारा 100। 100 से अब हम इस 3 को डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.03, और इसके आगे लिख देंगे हम कैपिटल M।
मतलब अब जो सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी ना 0.03 m हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने पर क्या हो गया, मोलरिटी डिक्रीज हो गई। तो एक बात याद रखना, मोलरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मोलरिटी के बढ़ने पर सॉरी वॉल्यूम के बढ़ने पर मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हमारी वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की आगे की वीडियो के लिए। और फिर से एक बार और थैंक यू।